प्यारे बच्चों, नमस्कार। करियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया। जो हमारा क्रिया का स्वरूप है इसको आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा आता है, अधिकतर सकारात्मक और आक्रामक क्रियाएं पूछी जाती हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं कि क्रिया क्या होती है। बच्चों, क्रिया परिभाषित हम कर सकते हैं इसे कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया। जैसे खेलना है, कूदना है, लिखना है, पढ़ना है, रोना है आदि। ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। इनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया। देखा जाए तो क्रिया का जो मूल रूप होता है, ध्यान में रखिएगा, वो आपका है दो प्रकार से। सबसे पहला जो क्रिया होती है उसे हम मूल धातु कहते हैं। क्रिया कहते हैं। और दूसरा जो स्वरूप होता है उसे हम यौगिक धातु क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक धातु, या डायरेक्ट हम कह सकते हैं संस्कृत में इसे धातु ही कहा जाता है। या तो आप क्रिया लिख दीजिए या तो धातु लिख दीजिए। डायरेक्ट धातु लिखिए कि मूल धातु और क्या? यौगिक धातु। क्या? मूल धातु और यौगिक धातु। अब देखिए, मूल धातु यौगिक धातु कैसे पहचानेंगे? तो आप कह सकते हैं जब क्रिया में कोई प्रत्यय लग जाए, जब क्रिया के मूल रूप में कोई प्रत्यय लग जाए तो वह यौगिक धातु हो जाता है। और अगर कोई प्रत्यय नहीं लगता तो वह मूल धातु ही होता है। अब देखिए, जैसे हमने बात की किसकी? जैसे एक स्वरूप की बात की, लिख। ये क्रिया का मूल रूप है, ये मूल धातु है। ठीक, जैसे हमने कहा पढ़, हमने क्या कहा? पढ़। जैसे हमने क्या कहा? हंस। जैसे क्या कहा? ये सब क्या है? ये क्रिया के मूल रूप हैं। जैसे हमने कहा खा, जैसे हमने कहा पी आदि। अब देखिएगा, जब इसमें प्रत्यय नहीं लगा है, ये सब क्रिया के क्या है? मूल रूप है। लेकिन अगर यदि इसमें प्रत्यय लग जाए तो वह क्या होगा? यौगिक धातु बन जाएगा। जैसे लिख में ना जोड़ते हैं हम तो क्या हो जाए? लिखना। आवट जोड़ेंगे तो लिखावट। आवट प्रत्यय जोड़ा हमने, क्या होगा? लिखावट। ये यौगिक धातु बन गई। ऐसे पढ़ लिखा है तो ये हो जाएगा आपका क्या? ना प्रत्यय जोड़े तो ये आपका क्या होगा? पढ़ना हो जाएगा, यौगिक धातु। ऐसे हंस में क्या जोड़े तो हंसना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हंसना हो जाएगा। अब देखिए, ये स्वरूप खा में ना जोड़े तो खाना हो जाएगा। पी में अगर ना जोड़े तो क्या हो जाएगा? पीना। अब देखा जाए, यानी अगर क्या है, अगर लिख में आवट जोड़ दिए तो लिखावट यौगिक धातु बन गई, और पढ़ में ना जोड़ दिए तो पढ़ना, ये भी यौगिक धातु। हंस में ना जोड़े, ये भी क्या हो गया? हंसना। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रिया के मूल रूप को ही मूल धातु कहा जाता है। और या जब प्रत्यय क्रिया के साथ लगता है, या क्रिया के मूल रूप में जब कोई प्रत्यय लगता है तो वह क्या बन जाता है? यौगिक धातु बन जाता है। तो इस तरह से मूल धातु और यौगिक धातु आप पहचान गए। चलिए, अगला जो स्वरूप होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रचना तथा कर्म के आधार पर, रचना तथा कर्म के आधार पर, रचना तथा कर्म के आधार पर क्रिया के
रूप। रचना तथा कर्म के आधार पर हम क्या पढ़ेंगे? क्रिया के रूप। अब रचना तथा कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। सबसे पहला देखा जाए तो वो आपकी क्या होगी? सकर्मक क्रिया। क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। और जो दूसरा स्वरूप होगा वो आपका होगा, दूसरा होगा अकर्मक क्रिया का। तो पहले हम चर्चा करते हैं किसकी? सकर्मक क्रिया की। अगर सकर्मक क्रिया की बात करें तो देखिए परिभाषा क्या होगी? यानी सा का मतलब साथ में और कर्म। अगर साथ में कर्म दिया है तो वह क्या होगी? सकर्मक क्रिया। हमने आपको पढ़ाया है, जब हमने आपको कारक पढ़ाया होगा तो वहां कर्म कारक पढ़ाया है, ठीक? तो अगर कर्म के साथ क्रिया है तो क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। यानी आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, यदि क्रिया का मेल या यदि क्रिया का संबंध कर्म से हो तो वह क्या होगी? कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। अब देखिए, लेकिन जो दूसरा स्वरूप होगा क्रिया का वह आपका क्या होगा? अकर्मक होगा। दूसरा क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगी। दूसरा अकर्मक क्रिया। अब देखिए, अगर अकर्मक क्रिया की बात करें तो समझ लीजिएगा, ठीक? यदि क्रिया का संबंध कर्म से ना हो। अब देखिए, जैसे यदि क्रिया का संबंध कर्म से है तो सकर्म होगा, और क्रिया का संबंध कर्म से नहीं है तो वह क्रिया क्या होगी? अकर्मक क्रिया। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करें? एग्जाम्पल की, और पहचाने एग्जाम्पल को कि कौन सी क्रिया सकर्मक है और कौन सी क्रिया क्या है? अकर्मक है। तो चलिए हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानने की ट्रिक जानते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अब देखिए, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया पहचानने की, सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया पहचानना। सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया पहचानना। अब देखिए एग्जाम्पल भी साथ साथ देखते चलेंगे और सकर्मक और अकर्मक भी पहचानते हुए चलेंगे। चलिए एक ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। आपको 4 शब्द याद रखने हैं। क्या, किसे, किसको और कौन। यानी इन 4 शब्द को आपको याद रखना है अगर सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचाननी है तो। क्या है, किसे है, किसको है और कौन। अब पूछा जाए तो आप कैसे पहचानेंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया है? अब देखिए, यदि ये चारों में से किसी 3 का उत्तर मिल जाए, किसी 3 का उत्तर मिल जाए, या किसी 2 का उत्तर मिल जाए, या किसी 3 या 2 का उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होगी। तो क्रिया क्या होगी? सकर्मक होगी। हम इन्हीं चारों की बात करते हैं। किसकी? क्या, किसे, किसको और कौन की बात करते हैं। अगर इनमें से किसी 3 का उत्तर मिल जाए क्रिया से प्रश्न करने पर, आपको करना क्या है कि उस क्रिया शब्द को अपने वाक्य में प्रयोग करना है, और वाक्य में प्रयोग कर लीजिए और उस क्रिया शब्द पे प्रश्न पूछिए। क्या से, किससे, किसे से, किसको से,
कौन से? अगर इन चारों में से किसी 2 या 3 का उत्तर मिल जाए तो समझ लीजिए क्रिया क्या है? आपकी सकर्मक है। लेकिन अगर जो दूसरा स्वरूप होगा, यदि क्या और कौन के उत्तर समान हो, जैसे अगर हम क्रिया शब्द पर क्या से भी प्रश्न पूछे और कौन से भी प्रश्न पूछे, अगर दोनों के उत्तर समान हो तो क्रिया क्या होगी? अकर्मक होगी। तो क्रिया क्या होगी? अकर्मक होगी। अब देखिए एक कंडीशन और आपको जानना है कि जो अगला स्वरूप होगा तीसरा, यदि केवल कौन के उत्तर की प्राप्ति हो तो, यदि वाक्य में क्रिया शब्द से प्रश्न किया जाए और केवल कौन के उत्तर की अगर प्राप्ति होती है तो भी क्रिया क्या होती है? अकर्मक होती है। तो अभी क्रिया क्या होगी? अकर्मक। आपको 3 कंडीशन याद रखना है, आपसे कभी कोई अकर्मक और कोई सकर्मक क्रिया गलत नहीं होगी, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जो अकर्मक क्रिया होती है वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होती है। अकर्मक क्रिया वो स्वयं पर आश्रित होती है, वह अकर्मक होती है। लेकिन जो सकर्मक होती है वह सामने वाले पे डिपेंड करती है, उसका कहीं ना कहीं क्या होता है? प्रभाव होता है। तो वह क्रिया क्या होती है? सकर्मक होती है। चलिए एग्जाम्पल हम देखते हैं। कुछ प्रमुख क्रियाएं हैं, हम थोड़ा पहचानेंगे कि इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक है या इनमें से कौन सी क्रिया अकर्मक है। यहीं से आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया का उदाहरण भी जान जाएंगे। चलिए जैसे हमने लिखा एक क्रिया हमने लिखा रोना। जैसे एक क्रिया हमने क्या लिखा? रोना लिखा। तो हमने कहा कि आप अपने वाक्य में प्रयोग करिए। अब देखिए जैसे रोना हमने एक वाक्य लिखा कि बच्चा रोता है। क्या लिखा? बच्चा रोता है। बच्चा रोता है। अब बताइए प्रश्न पूछा जाए तो क्या रोता है इसका कोई स्पष्ट उत्तर मिलेगा? नहीं मिलेगा। किसे रोता है इससे आप प्रश्न नहीं कर सकते, किसको रोता है आप प्रश्न नहीं कर सकते, लेकिन कौन रोता है इसका उत्तर मिलेगा। कौन रोता है आप उत्तर दीजिए। कौन रोता है? बच्चा रोता है। तो कौन के उत्तर की प्राप्ति मिली भाई? ना तो क्या के उत्तर की प्राप्ति मिल रही है, ना तो किसे के उत्तर की प्राप्ति मिलती है, ना तो किसको के उत्तर की प्राप्ति मिलती है तो केवल कौन के उत्तर की प्राप्ति। तो जब केवल कौन के उत्तर की प्राप्ति होती है तो क्रिया क्या होती है? अकर्मक होती है। क्रिया क्या होती है? अकर्मक होती है। यानी रोना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। रोना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। चलिए अब देखिए जैसे दूसरी क्रिया हम लिखते हैं। जैसे हमने लिखा क्या? पढ़ना। अब भाई पढ़ना तो ये थोड़ा लिखेंगे राम पढ़ता है। राम पढ़ता है ठीक है, लेकिन साथ साथ बताओ क्या पढ़ता है। तो पढ़ना यानी हम जब वाक्य लिखेंगे तो राम पढ़ता है, भाई देखेंगे कि वो पुस्तक पढ़ रहा है तब तो कहेंगे पढ़ता है, और बिना देखे ऐसे थोड़े कहेंगे कि राम पढ़ता है। यानी वो पुस्तक पढ़ रहा होता तब कहेंगे राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए अब आई बात, यानी राम पुस्तक पढ़ना क्या हो गया? क्रिया है। तो 4 शब्द हमने आपको बताए हैं, आपको इसी से प्रश्न करना है। क्रिया शब्द क्रिया ये है, इसी चारों से प्रश्न कर लीजिए। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। क्या का उत्तर मिल गया। किसे पढ़ता है?
तो आप भी कह सकते हैं, या ना मिले तो आप छोड़ दीजिए। किसको पढ़ता है तो आप कह सकते हैं पुस्तक को पढ़ता है। कौन पढ़ता है तो उसका भी उत्तर मिलेगा कौन, राम पढ़ता है। तो हमने कहा कि इन चारों में से किसी दो या तीन का उत्तर मिल जाए तो क्रिया क्या होगी, सकर्मक। तो देखो किसको का उत्तर भी मिल रहा है, क्या का उत्तर भी मिल रहा है और कौन का उत्तर भी मिल रहा है, यानी चाहे दो का या तीन का उत्तर मिले तो क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी। यानी पढ़ना कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है, पढ़ना सकर्मक क्रिया है और जो रोना था वो क्या हो गया आपका, अकर्मक क्रिया है। चलिए ऐसे और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगला हम एक और लेते हैं, जैसे क्या है, लिखना। लिखना, अब देखिए जैसे एक देखा जाए नॉर्मल हम लेते हैं तो डायरेक्ट लिखें रवि लिखता है। वैसे आपको बताना ही पड़ेगा, चाहे पत्र लिखता है चाहे कुछ लिखता है, लेकिन बताना पड़ेगा। लेकिन मान लेते हैं हम कहें कि रवि लिखता है, कुछ लोगों के मन में होगा कि साथ साथ ना लिखा जाए कर्म को, केवल डायरेक्ट लिखा जाए कि रवि लिखता है। कुछ लोगों के मन में ऐसे भी एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो रवि लिखता है, लेकिन अब अगर पूछे यहां से क्वेश्चन क्या लिखता है तो ये बताना पड़ेगा। यहां दिया नहीं है लेकिन वो आपके मन में है। बताओ अगर हम किसी बच्चे को देखेंगे तो डायरेक्ट कहेंगे कि वो लिखता है तो कुछ लिख रहा होगा तभी तो कहेंगे, और अगर वो नहीं लिख रहा होगा तो क्यों कहेंगे कि वो लिखता है, यानी वो कुछ लिख रहा है। ठीक, तो हम डायरेक्ट इसका उत्तर दे सकते हैं कि क्या लिखता है, तो हम कह सकते हैं कि पत्र लिखता है। किसे लिखता है ये भी बता सकते हैं, किसे लिखता है, मोहन को या सोहन को। किसको लिखता है ये भी बता सकते हैं, कौन लिखता है, रवि। यहां तो चारों के उत्तर की क्या हो गई, प्राप्ति। तो हमने कहा मिनिमम 2 या 3 मिलने चाहिए और चारों मिल रहे हैं तो भी कौन सी क्रिया होगी, आपकी सकर्मक क्रिया होगी। कैसी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी, सकर्मक। अब देखिए जैसे हमने अभी पढ़ना लिखा था, ऐसे क्रिया आती पढ़ाना। ऐसे क्या आया, अगली क्रिया है आपकी क्या है, पढ़ाना। अब इसको भी आपको पहचान के बताना है। पढ़ाना, तो पढ़ाना कोई वाक्य लिखिए। जैसे क्या आप लिखेंगे कि शिक्षक बच्चे को पढ़ाता है। आप लिखेंगे शिक्षक बच्चे को पढ़ाता है। अब देखिए पढ़ाता है वो क्रिया है, पढ़ाना उसकी क्या है, क्रिया। अब सकर्मक है कि अकर्मक है ये बताना है। अब देखिए कि क्या पढ़ाता है, इसका उत्तर आप दे सकते हैं। भाई शिक्षक बच्चे को पढ़ाता है, लेकिन क्या पढ़ाता है, तो क्या पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है। शिक्षक बच्चे को क्या पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है। रीजनिंग वाले सौरभ सर बताएंगे आपको कि शिक्षक बच्चों को क्या पढ़ा रहा है, रीजनिंग पढ़ा रहा है। ठीक, लाल सर बताएंगे जीएस पढ़ा, कुछ भी, यानी कुछ बताएगा आपको कि वो क्या पढ़ाता है बच्चे को। तो बच्चे को क्या पढ़ाता है उसका उत्तर वो दे सकता है। किसे पढ़ाता है, इसका भी उत्तर शिक्षक बच्चे को पढ़ाता है। किसको पढ़ाता है, बच्चे को भी उत्तर कौन पढ़ाता है, शिक्षक पढ़ाता है। यानी पढ़ाना भी कैसी क्रिया हो गई, कैसी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। अब देखिए हमने आपको रोना भी बताया, हमने लिखना भी बताया, पढ़ाना भी बताया और पढ़ना भी बताया। चलिए एक क्रिया हम बताते हैं कि उड़ना। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं उड़ना को लेकर कि उड़ना कैसी क्रिया है। तो चलिए उड़ना की बात करते हैं। जो अगला एग्जाम्पल होगा, जैसे अब देखिए जैसे हमने कहा कौन सी क्रिया, उड़ना। अब भाई उड़ना वाक्य प्रयोग अगर करेंगे आप तो आप करेंगे पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब देखिए प्रश्न पूछिए क्रिया से, ये क्रिया है उड़ना। प्रश्न पूछिए, आप बताओ क्या उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, तो आप कहेंगे कि पक्षी उड़ते हैं, यही तो कहेंगे।
किसे उड़ते हैं इसका उत्तर आप नहीं पाएंगे, किसको उड़ते हैं इसका उत्तर नहीं पाएंगे। कौन उड़ता है आप कहेंगे पक्षी, यानी क्या उड़ते हैं तब वो पक्षी उड़ते हैं, और कौन उड़ता है तब भी क्या पक्षी उड़ते हैं। तो हमने कहा जब क्या और कौन दोनों के उत्तर समान होते हैं, लिखा है यदि क्या और कौन के उत्तर समान हो तो क्रिया क्या होगी, अकर्मक होगी। क्या होगी, अकर्मक। तो उड़ना कैसी क्रिया है, उड़ना कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। क्या है, उड़ना अकर्मक क्रिया, लेकिन कभी उड़ाना कह दे, कभी कैसी क्रिया कह दे, उड़ाना कह दे, उड़ाना। अब बोलो उड़ाना। अब देखिए उड़ना और क्या है, उड़ाना है। अब देखो बहुत लोग कहते नहीं हैं कि ज्यादा बोलबो तो उड़ा देंगे, तो उड़ाने का मतलब सामने वाले पे प्रभाव पड़ेगा, सामने वाले के जिसको उड़ाएगा उसके ऊपर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, यानी उसके ऊपर क्या होगा, कर्म होगा। तो अगर कहा जाए भाई उड़ाना, अगर कहा जाए किसे उड़ाता है या क्या उड़ाता है तो उत्तर मिल जाएगा। क्या उड़ाता है, कुछ भी कह दो, चिड़िया उड़ाता है। किसे उड़ाता है, चिड़िया उड़ाता है। किसको उड़ाता है, चिड़िया। कौन उड़ाता है, मोहन उड़ाता है। कौन उड़ाता है, मोहन उड़ाता है। तो क्या, किसे, किसको और कौन, सबका उत्तर मिल जाएगा। तो जब सबका उत्तर मिल जाएगा तो क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। क्या होगी, सकर्मक। तो इस तरह से ये आपके सकर्मक और अकर्मक पहचानने के क्या है, ट्रिक हैं। बस आपको याद रखना है क्या, किसे, किसको और कौन, इतने को याद रखिए। दो या तीन या चार का उत्तर मिले तो भी क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी। क्या और कौन के उत्तर समान हो तो क्रिया क्या होगी, अकर्मक होगी। क्या, और यदि केवल कौन, यदि केवल कौन के उत्तर की प्राप्ति हो तो क्रिया क्या होगी, अकर्मक होगी। इस तरह। लेकिन आपको थोड़ा वाक्य प्रयोग आना चाहिए। कोई भी क्रिया है तो उसे सामान्य तौर पर आप वाक्य प्रयोग कर लीजिए, और वाक्य प्रयोग करके क्रिया शब्द से प्रश्न पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इनमें से किसके उत्तर की प्राप्ति होती है। तो अगर इस तरह से आप पहचान ले जाएंगे क्रिया, ठीक, ये सबसे आसान ट्रिक है। तो आप इस तरह से क्रिया को पहचानिए। चलिए अगला स्वरूप, ये आपकी थी सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानना। ठीक, अगला जो स्वरूप होगा वो क्रिया के कुछ अन्य रूप होंगे। वो क्या होगा, क्रिया के कुछ अन्य रूप। तो चलिए हम चर्चा कर लेते हैं क्रिया के कुछ अन्य रूप। वैसे अगर देखा जाए तो क्रिया के जो अन्य रूप होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो कुछ प्रमुख जो होते हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। चलिए, ये सबसे आसान तरीका है सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानने का। चलिए, अगला स्वरूप है क्रिया के कुछ अन्य रूप। क्रिया के कुछ अन्य रूप क्या है, क्रिया के कुछ अन्य रूप। चलिए चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो स्वरूप है वो आपका है पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, वैसे क्रिया के कुछ अन्य रूप में क्रिया मुख्यतः 6 स्वरूप में होती है, ये बताया जाता है। अब देखिए जो पूर्वकालिक क्रिया, इसे कैसे, यानी कालिक का मतलब समय, अब पूर्व का मतलब पहले, यानी जब एक क्रिया समाप्त हो जाए और दूसरी क्रिया क्या हो जाए, प्रारंभ हो जाए। जब एक क्रिया समाप्त हो जाए और दूसरी क्रिया क्या हो जाए, प्रारंभ हो जाए। तो लिख लीजिए थोड़ा, यानी जब एक क्रिया की समाप्ति तथा पुनः दूसरी क्रिया का होना, यानी अगर पहले एक क्रिया समाप्त हो जाए और पुनः
दूसरी क्रिया क्या हो जाए, प्रारंभ हो जाए, तो ऐसी क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वैसे अगर नोट लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, अधिकतर इस तरह की क्रियाओं में कर लगा होता है। क्रिया के मूल रूप में क्या लगा होता है, कर लगा होता है। अगर कर लगा होगा तो पूर्वकालिक क्रिया होगी। अब देखा जाए जो इसका पहला एग्जाम्पल होगा, जैसे राम पढ़कर विद्यालय जाता है। राम पढ़कर विद्यालय जाता, तो भाई पढ़ता है, पहले पढ़ता है और फिर जाता है, तो एक क्रिया पहले हुई, पहले समाप्त हो गई, भाई पढ़ चुका है तो एक क्रिया समाप्त हो गई और दूसरी क्रिया क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। दूसरी क्रिया होने लगी एक क्रिया की समाप्ति के बाद, तो जो ऐसी क्रिया होगी वो क्या होगी, पूर्वकालिक। यानी ये आपकी कौन सी क्रिया कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया होगी। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे अगर कहा जाए वह लिखकर पढ़ता है, वह लिखकर पढ़ता है। अब देखिए लिखकर पढ़ता है तो पहले इस क्रिया को समाप्त करता है और फिर बाद में क्या करता है, दूसरी क्रिया करता है। तो जो पूर्व में समाप्त हुई क्रिया होगी वो क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। इस तरह से आप कह सकते हैं जब एक क्रिया की समाप्ति के बाद पुनः दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए तो ऐसी क्रिया को हम कौन सी क्रिया कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है तो याद रखिएगा कि एक की समाप्ति के बाद और पुनः दूसरी क्रिया का आरंभ होना। वैसे हमेशा क्रिया के मूल रूप में क्या लगा होगा, कर, पढ़कर, लिखकर, गाकर, चलकर, उठकर, बैठकर, हंसकर। इस तरह से अगर कर लगा है तो आपकी कैसी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। चलिए जो अगला दूसरा स्वरूप होगा क्रिया का उसे हम कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। क्रिया का दूसरा स्वरूप है द्विकर्मक क्रिया। चलिए चर्चा कर लेते हैं द्विकर्मक क्रिया की। द्विकर्मक क्रिया, अब देखिए द्विकर्मक कौन है, क्रिया, यानी क्रिया का संबंध कितने कर्म के साथ, दो कर्म के साथ। जब क्रिया का संबंध दो कर्म के साथ हो जाए तो उसे द्विकर्मक कहते हैं। यानी लिख लीजिएगा, क्रिया का संबंध दो कर्मों के साथ, क्रिया का संबंध दो कर्मों के साथ। तो जब क्रिया का संबंध कितने कर्मों के साथ, दो कर्मों के साथ होता है तो ऐसी क्रिया का क्या कहते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया। जैसे अब अगर बात किया जाए तो पिता पुत्र को फल देता है, पिता पुत्र को फल देता है। अब देखिए पिता पुत्र को क्या फल देगा ना। अब देखिए तो पुत्र फल को क्या करेगा, खाएगा। अगर पिता पुत्र को फल देगा तो पुत्र फल खाएगा तो फल पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जैसे आम दे दे, मान लेते हैं आम दे दे फल में, तो आम पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, खा पी के खत्म कर देगा। तो जिस पर प्रभाव पड़े वहां कर्म होता है, हमने आपको बताया है, ठीक। यानी एक फल पे कर्म पड़ा तो यहाँ भी एक कर्म हुआ भाई। और आम यानी फल कौन खाएगा, पुत्र, तो फल पुत्र खाएगा तो प्रभाव पिता पड़ेगा कि पुत्र पे, प्रभाव पुत्र पे पड़ेगा। तो जिस पर प्रभाव पड़े वहां क्या होता है, कर्म होता है। क्या होता है, कर्म। और ये उसकी क्या है, क्रिया है। देना उसकी क्या है, क्रिया। तो देखा जाए तो क्रिया का संबंध कितने कर्म के साथ है, दो कर्म के साथ। क्रिया का संबंध दो कर्म के साथ है, इसीलिए यहां पर कौन सी क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। अब देखिए जैसे अगर कहा जाए दूसरा स्वरूप होगा, बात अगर करें तो मां बच्चे को दूध पिलाती है। दूसरा जो होगा वो क्या है, मां बच्चे को
दूध पिलाती है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। अब देखिए यहां पर दूध पिलाना उसका क्या है, कर्म है। दूध पिलाना क्या है, कर्म है। और इसके दूध पिलाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बच्चे पे, तो इसलिए यहां भी कर्म है। और पिलाना उसकी क्या है, क्रिया है। पिलाना उसकी क्या है, क्रिया। तो क्रिया का संबंध कितने कर्म के साथ है, दो। तो जब क्रिया का संबंध दो कर्मों के साथ होता है तो ऐसी कंडीशन में वहां कैसी क्रिया होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है। ठीक, तो हमने सबसे पहली क्रिया आपको बताई कौन सी, पूर्वकालिक क्रिया, और दूसरा जो स्वरूप था वो हमने आपको द्विकर्मक क्रिया बताया। चलिए अगला स्वरूप देखते हैं क्रिया का। अगला स्वरूप हमारा है संयुक्त क्रिया। अगला स्वरूप है संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया है, संयुक्त। चलिए बात कर लेते हैं संयुक्त क्रिया की। कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया। अब देखिए संयुक्त का मतलब मेल होता है। संयुक्त का मतलब क्या है, मेल। तो जब क्रिया का संबंध दो या दो से अधिक क्रियाओं के साथ होता है, कितने के साथ, जब क्रिया का संबंध दो या दो से अधिक क्रियाओं के साथ होता है तो ऐसी क्रिया को हम कौन सी क्रिया कहेंगे, संयुक्त क्रिया। आप लिख सकते हैं क्रिया का मेल दो या दो से अधिक, या दो या दो से अधिक क्रियाओं का मेल एक साथ। दो या दो से अधिक क्रियाओं का मेल। अब देखिए यानी दो या दो से अधिक क्रियाओं का क्या है, मेल है, तो उसे क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया। एग्जाम्पल दिखा देते हैं भाई। चलिए अब देखिए जैसे अगर कहा जाए मोहन सोता जागता रहता है। मोहन सोता जागता रहता है। अब देखिए मोहन सोता जागता रहता है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भाई सोना भी उसकी क्रिया है, जागना भी उसकी क्रिया है, और रहना भी एक क्रिया है। ठीक, अब देखिए सोता जागता तो एक क्रिया ये हो गई। अब देखिए एक क्रिया ये भी आपकी है और एक क्रिया ये आपकी है। अब देखिए यानी वाक्य में कितनी क्रियाओं का मेल है, कितनी क्रियाओं का, तीन। यानी आपको हमने लिखाया है कि जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का मेल वाक्य में होगा तो उसे कैसी क्रिया होंगे, संयुक्त क्रिया। उसे कैसी क्रिया कहेंगे, संयुक्त क्रिया। अगला एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे अगर कहा जाए बच्चा खेलता कूदता है। बच्चा खेलता कूदता है, तो एक क्रिया क्या होगी, खेलना होगी, और दूसरी क्रिया क्या होगी, कूदना। एक क्रिया खेलना, दूसरा क्या होगी, कूदना। यानी कितनी क्रियाओं का मेल है, दो क्रियाओं का मेल है। एक तो खेलना और दूसरा क्या है, कूदना। तो वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाओं का मेल पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है, तो ऐसी क्रिया को हम कौन सी क्रिया कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहते हैं। कैसी क्रिया कहते हैं, संयुक्त क्रिया। तो हमने आपको कितनी क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया बताया, दूसरा हमने आपको द्विकर्मक क्रिया बताया, तीसरा हमने आपको क्या बताया, संयुक्त क्रिया। चलिए अगली क्रिया की चर्चा करते हैं। अगला जो स्वरूप है वो आपका है सहायक क्रिया। अगला जो स्वरूप है वो आपका है सहायक क्रिया। अब देखिए सहायक क्रिया, तो अब देखिए ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के बाद जुड़े, ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के बाद जुड़े और मुख्य क्रिया को क्या कर दे, सार्थक कर दे। आप लिख लीजिए, परिभाषा लिखना हो, ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के बाद जुड़े, जो मुख्य क्रिया के बाद जुड़कर मुख्य क्रिया को
मुख्य क्रिया को सार्थक करती है या सार्थक कर दे। ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के बाद जुड़े और मुख्य क्रिया को क्या कर दे, सार्थक कर दे, तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं, हमेशा मुख्य क्रिया के बाद। जैसे अगर बात करें तो राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। अब अगर हम बात करें तो जाना उसकी क्या है, मुख्य क्रिया। बाजार जाना क्या यानी क्या, मुख्य क्रिया क्या है, जाना है उसकी, लेकिन जो ये क्रिया है ये मुख्य क्रिया के बाद जुड़ी है और मुख्य क्रिया को क्या कर देती है, सार्थक। यानी अगर राम बाजार जाता कहें, सहायक क्रिया न लगाएं तो ऐसा लगेगा कुछ अधूरा है। यानी क्या है, सहायक क्रिया इस मुख्य क्रिया को क्या सार्थक करती है, इसीलिए है एक क्या है, सहायक क्रिया है। क्या है, सहायक क्रिया। जैसे अगर दूसरा एग्जाम्पल कहें तो हम लिखते हैं वह पढ़ या वह पढ़ता है। हम लिखें वह पढ़ता है। अब देखो अगर सहायक क्रिया ना हो, चलिए एग्जाम्पल चेंज करते हैं, वह पढ़ता था कर देते हैं, क्या कर दें, पढ़ता था। अब देखिए यानी यहां पर वह पढ़ता था, यानी अगर था ना होता तो पढ़ता लिखा होता, लगता कि कुछ अधूरा है। यानी पढ़ना उसकी क्या है, मुख्य क्रिया है, पढ़ना उसकी मुख्य क्रिया है और था उसकी क्या है, सहायक क्रिया है। आप अंग्रेजी में पढ़े होंगे इज एम आर वाज बियर, उसी की हिंदी यहां लिख लीजिए, वही सहायक क्रिया। ये आपकी क्या है, सहायक क्रिया है। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये आपकी सहायक क्रिया है जो मुख्य क्रिया के बाद जुड़ रही है और मुख्य क्रिया को क्या करती है, सार्थक करती है। तो ऐसी क्रिया को हम कौन सी क्रिया कहते हैं, सहायक क्रिया। चलिए अगली जो क्रिया हमारी है उसकी चर्चा करते हैं। अगली क्रिया है उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कैसी क्रिया कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। पूछी गई है प्रेरणार्थक क्रिया कई बार, तो चर्चा कर ही लेते हैं। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन पूछा आता है कि ऐसी मतलब किस क्रिया में जो कर्ता होता है वो स्वयं कार्य नहीं करता है, किसी दूसरे से करवाता है, तो वो कौन सी क्रिया होती है, तो वही आपकी क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है, कि जिसमें जो कर्ता होता है वो स्वयं कोई कार्य नहीं करता है। अगली जो क्रिया है उसे हम कौन सी क्रिया कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक, लिखिएगा इसमें क्रिया कर्ता के द्वारा स्वयं ना होकर अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से होती है, अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से होती है। यानी आप कह सकते हैं जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है तो ऐसी क्रिया को क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कैसी क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे देखिएगा कभी आप किसी बच्चे से क्या टॉफी मंगवाइए, यानी स्वयं आप ना करिए कार्य, आप किसी बच्चे से क्या मंगवाइए, टॉफी मंगवाइए। एक दिन टॉफी मंगवाइए, कितनी टॉफी मंगवाइए, 2 टॉफी मंगवाइए। कितनी, 2, और 2 में से एक टॉफी उसे दे दीजिए और एक स्वयं रख लीजिए। दूसरे दिन भी ऐसा करिए, दूसरे दिन 4 टॉफी मंगवाइए और 2 उसे दे दीजिए और 2 स्वयं रख लीजिए। तीसरे दिन वो खुद आकर के आपसे पूछेगा कि भैया टॉफी लाना है कि नहीं लाना है। यानी देखिए उसे प्रेरणा मिली कि नहीं मिली, भाई आपने 2 मंगाया था, एक स्वयं लिया और एक उसे दे दिया। कल आपने 4 मंगाया, 2 आप लिए और क्या 2 उसे दे दिए। अगले दिन उसे ये प्रेरणा मिली कि आज कितने मंगवाएंगे, 6 मंगवाएंगे। कितना, 6 मंगवाएंगे और 3 हमें देंगे और 3 स्वयं रख लेंगे। यानी कहीं ना कहीं उसे प्रेरणा हुई। तो ऐसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं
एग्जाम्पल जो है वो आपका होगा कि अगर शिक्षक छात्र से पुस्तक पढ़वाता है। अब देखिए, शिक्षक छात्र से पुस्तक पढ़वाता है, तो बताओ पहली प्रेरणा किसे मिली? जो क्रिया करेगा उसी को प्रेरणा मिलेगी। यानी यहाँ पढ़ने की क्रिया छात्र कर रहा है, लेकिन कर्ता शिक्षक करवा रहा, तो प्रेरणा मिलेगी छात्र को कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो देखिएगा, जैसे पढ़वाता या पढ़वाया लिखा हो तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? कैसी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए दूसरा, रवि ने श्याम से पेड़ कटवाया। रवि ने श्याम से पेड़ कटवाया। यहां कर्ता कोई कार्य स्वयं नहीं कर रहा है, दूसरे से करवा रहा है। यानी क्या है? ऐसी क्रिया को हम कैसी क्रिया कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। कैसी क्रिया कहेंगे? प्रेरणार्थक। तो हमने आपको इंपॉर्टेंट क्रियाओं के स्वरूप में बताया। सबसे पहली क्रिया हमने आपको पूर्वकालिक बताई, कौन सी? पूर्वकालिक। और दूसरी क्रिया हमने आपको बताई द्विकर्मक क्रिया। तीसरी क्रिया हमने आपको बताई क्या? सहायक क्रिया। फिर हमने प्रेरणार्थक क्रिया, फिर हमने संयुक्त क्रिया। इतनी क्रियाओं का अध्ययन हमने आपको कराया। देखिए, कभी कभी अगर आपसे पूछता है अनुकरणात्मक क्रिया, कैसी क्रिया? अनुकरणात्मक क्रिया। तो अनुकरणात्मक क्रिया जब किसी विशेष ध्वनि से कोई ध्वनि बार बार उत्पन्न होती है तो ऐसी ध्वनियों को क्या कहते हैं? क्या? अनुकरणात्मक क्रिया। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, बता देते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाए, अगर पूछ लिया जाता है अनुकरणात्मक क्रिया तो आप बता ले जाएं। अगर अनुकरणात्मक क्रिया पूछता है, अनुकरण क्रिया अगर पूछे तो आप बता सकते हैं कि जैसे टन से आप कहेंगे क्या? टनटनाना। फटफट से क्या होगा? फटफटाना। पूछा जाता है टनटनाना और फटफटाना कैसी क्रिया है? तो अनुकरणात्मक क्रिया है। जैसे स्कूल की घंटी, एक बजाते हैं, फिर दो बजाते हैं, तीन बजाते हैं, इंटरवल होता है तो आप एक साथ बजाते हैं, तो वही आपका अनुकरणात्मक क्रिया है। जैसे खटखट से क्या होगा? खटखटाना। यानी ऐसी जो क्रियाएं होंगी ये आपकी क्या होंगी? ठीक, अनुकरणात्मक क्रिया होंगी। ये थी आपकी कुछ अन्य प्रमुख क्रियाएं। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे हम मिलते हैं। जो आज हमारा क्रिया समाप्त हो गया है, अगला जो स्वरूप हम आपको पढ़ाएंगे वो आपको पढ़ाएंगे अव्यय। चलिए आगे मिलते हैं आप अगली क्लास में। ठीक, अव्यय के साथ। आज के लिए धन्यवाद।